आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके किसी प्लेन सरफेस का सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोई बहुत सारे प्लेन्स है। प्लेन का मतलब प्लेन सरफेस या टू डायमेंशनल बॉडी है या एरिया है, अलग अलग तरीके का एरिया रहता है, तो उसका सेंट्रॉइड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई कंपोजिट प्लेन सरफेस है, कंपोजिट प्लेन सरफेस क्या होता है या कंपोजिट एरिया क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिट एरिया का सेंट्रॉइड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी प्लेन सरफेस आप ले रहे हैं तो बहुत सारे स्टैंडर्ड प्लेन सरफेस होते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, सेमी सर्कल है या और भी अलग तरीके के प्लेन सरफेस है जो कि स्टैंडर्ड्स प्लेन सरफेस होते हैं। तो उसका सेंट्रॉइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंट मेथड का यूज़ करके और इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके किसी प्लेन सरफेस का कैसे हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके ही हम स्टैंडर्ड एरिया या प्लेन सरफेस का हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक रेक्टेंगल प्लेन सरफेस है और इसको इंटीग्रेशन मेथड से हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया हुआ था। तो जब भी आप सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेंट्रॉइड एक पॉइंट है और उसका लोकेशन हमें बताना रहता है। तो लोकेशन बताने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम हमेशा बेस को एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड में जो एज है उसको हम वाई एक्सिस मानेंगे। जैसे ये रेक्टेंगल, तो ए बी क्या है, ये बेस है जिसकी चौड़ाई बी है और ये ए सी लेफ्ट पार्ट है और टोटल ये अब लंबाई बोल सकते हो एच है। तो एक्स और वाई एक्सिस हमेशा बेस को एक्स मानना है और लेफ्ट एज को वाई एक्सिस मानना है। इस एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस में ही हमें पॉइंट सी या सेंट्रॉइड पॉइंट का लोकेशन बताना है। तो उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ से हमें एक्स सी और वाई सी का वैल्यू मिलेगा। एक्स सी सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है वाई एक्सिस से और वाई सी सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई वाई डैश एक्सिस ड्रॉ करेंगे और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा। तो रेक्टेंगल के लिए हमने फाइंड आउट किया हुआ था कि पॉइंट सी क्या होता है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश का, ये होगा सेंट्रॉइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये एक्स सी और वाई सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल के लिए हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया हुआ था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, बी इंटू एच होगा, लंबाई गुनी चौड़ाई। और इंटीग्रेशन मेथड से हमने फाइंड आउट किया हुआ था एक्स सी का वैल्यू बी बाई टू और वाई सी का वैल्यू एच बाई टू, ये हमें मिला हुआ था। तो बिल्कुल सेंटर पे, या रेक्टेंगल सरफेस है तो उसके सेंटर पे जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मिट या इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे ही सेंट्रॉइड पॉइंट होता है रेक्टेंगल का। ये हमें इंटीग्रेशन मेथड से मिला हुआ था। इसी तरीके से हम किसी भी टाइप के प्लेन सरफेस हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, सभी का हम इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके सेंट्रॉइड सी का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सभी प्लेन सरफेस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्या वैल्यू होता है अलग अलग प्लेन सरफेस के लिए, सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, ये हम देखने वाले हैं। जैसे कि कोई सर्कल हमारे पास है जिसका डायमीटर डी है ना, तो इसका सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना है। तो बॉटम से हमने मान लिया एक्स एक्सिस और इधर लेफ्ट एज पे मान लिया वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वाई सी और एक्स सी मिलेगा इंटीग्रेशन मेथड से, है ना, जो कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी होगा। तो सर्कल का सेंट्रॉइड हमेशा उसके सेंटर पे ही होता है, इसलिए जब इंटीग्रेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो
इसका एक्स सी और वाई सी का वैल्यू हमें मिलेगा, एक्स सी इज इक्वल टू मिलेगा d/2 डायमीटर का हाफ, और वाई सी इज इक्वल टू मिलेगा d/2 डायमीटर का हाफ। तो एक्स सी और वाई सी हमेशा सर्कल के सेंटर पे ही होता है। अगर हमने एक्सिस बॉटम और लेफ्ट में माना हुआ है तो हमें एक्स सी और वाई सी का वैल्यू d/2 मिलेगा। और एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है π/4 × d² होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास कोई सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर d है ना, और ये जो हॉरिजॉन्टल एज आपको दिखाई दे रहा है, एज है इस सेमी सर्कल का, उसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, और लेफ्ट एज या लेफ्ट तरफ से हमने वर्टिकल एक्सिस वाई माना है। देखिए एक्सिस आप हमेशा ऐसा कंसिडर करिए, ज़रूरी नहीं है। आपको एक्सिस ऐसी जगह पे कंसिडर करना है जहाँ से आप डिस्टेंस एक्स सी और वाई सी को मेजर कर सकें। तो एक हमने कांस्टेंट मान लिया है कि हमेशा हमें बेस को एक्स एक्सिस मानना है और लेफ्ट एज को वाई एक्सिस, तो इससे हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे एक्सिस लेना है। आप एक्सिस कहीं पे भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से एक्स सी और वाई सी का वैल्यू हमें मिलता है। ठीक, एक्सिस हम कहीं पे भी लें, सेंट्रॉइड के पोजीशन पे कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पे सर्कल के सेंट्रॉइड है सेंटर पे, तो सेंटर पे ही हमेशा उसका सेंट्रॉइड होगा। एक्सिस हम कहीं पे भी माने, ठीक है। जैसे कि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में हम इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो एक्स सी का वैल्यू हमें मिलेगा और साथ ही साथ वाई सी का वैल्यू मिलेगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, π/8 × d² हमें मिल जाएगा, है ना। सर्कल के एरिया का हाफ हो जाएगा। वैसे ही हमें इंटीग्रेशन मेथड से इसके लिए एक्स सी का वैल्यू मिलेगा d/2, मतलब जस्ट डायमीटर के हाफ के बराबर ये एक्स सी का वैल्यू होगा, और वाई सी का वैल्यू होगा 4r/3π, या इसको हम डायमीटर के फॉर्म में 2d/3π लिख सकते हैं। तो ये 4r/3π होता है, r यहाँ पे रेडियस है, d/2। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सर्कल या सेमी सर्कल पे सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, एक्स सी और वाई सी हमें पता रहता है, और हमेशा इसी पॉइंट पे ही होगा। एक्स सी और वाई सी का वैल्यू आपके एक्सिस के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन सेंट्रॉइड सी का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं क्वार्टर सर्कल के लिए। क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस r है, 1/4 पार्ट है सर्कल का। इसका सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना है, तो बेस को हमने एक्स एक्सिस और लेफ्ट एज को वाई एक्सिस माना है। इंटीग्रेशन मेथड से हमें एक्स सी और वाई सी का वैल्यू मिलेगा। क्वार्टर सर्कल का एरिया πr² होता है ना। सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल हमें मिलेगा, और इंटीग्रेशन मेथड से हमें एक्स सी का वैल्यू मिल जाएगा 4r/3π, और वाई सी का वैल्यू मिलेगा 4r/3π। तो ये सारे वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू हमें इंटीग्रेशन मेथड से मिलेगा। तो क्वार्टर सर्कल के लिए एक्स सी और वाई सी का वैल्यू कांस्टेंट है 4r/3π। जब हम एक्सिस को बेस पे और वाई एक्सिस को लेफ्ट एज पे लेंगे, और जब सर्कल इस तरीके से रखी हो, एक्स सी और वाई सी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, याद रखिए। ये डिपेंड करता है हम कहाँ पे एक्सिस ले रहे हैं, लेकिन पॉइंट सी का लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, आप एक्सिस कहीं पे भी लें। क्लियर है? जैसे कि फिफ्थ एरिया या प्लेन सरफेस हम लेते हैं राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है, बेस बी है और हाइट एच है। इसका हमें सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बेस को हमने एक्स एक्सिस मान लिया और लेफ्ट एज को हमने वाई एक्सिस कंसिडर किया। इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो एक्स सी और वाई सी हमें मिलेगा, ठीक। और तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा दोनों एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश एक्सिस का, वो सी होगा। यहाँ पे एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट ट्राइंगल के लिए, हाफ ऑफ बी इंटू एच होगा, और एक्स सी का वैल्यू b/3 और वाई सी का वैल्यू h/3 मिलेगा। याद रखिए p क्या है, बेस का लेंथ है इस राइट ट्राइंगल के लिए, और h हाइट है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो वाई सी h/3 या हाइट के 1/3 होता है, और एक्स सी का जो वैल्यू है बेस का 1/3 होता है। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा इस राइट ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड का पोजीशन। आप सी कहाँ पे होगा आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अलग अलग ट्राइंगल के लिए अलग अलग ये वैल्यू होता है। वाई सी का वैल्यू किसी भी ट्राइंगल के लिए h/3 ही होता है,
एक सी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हम इक्वी ट्राइंगल या आइसोस्केल ट्राइंगल लें तो जिसका बेस बी और हाइट एच है, तो इस केस में एक्स सी और वाई सी क्या होगा, बेस को हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस हमने लेफ्ट एज से ऊपर की तरफ लिया हुआ है। एक सी का वैल्यू और वाई सी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ताकि हमें सेंट्रॉइड मिल पाए, सेंट्रॉइड सी। तो एरिया हाफ ऑफ बी इंटू एच ही होगा, कोई भी ट्राइंगल आप ले रहे हैं तो। एक सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब आप इक्वी ट्राइंगल या आइसोस्केल ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं तो एक सी का वैल्यू बेस के हाफ में होगा या b/2 होगा, और वाई सी h/3 होगा। कोई भी ट्राइंगल आप ले रहे हैं तो वाई सी का वैल्यू बेस से ऊपर h/3 पे ही होगा, और ऊपर अपेक्स पॉइंट से अगर नीचे की तरफ मेजर करें तो ये 2h/3 होगा, है ना। मान लो हम ऊपर अपेक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से हम ले तो नीचे की तरफ अगर देखें तो वाई सी का वैल्यू 2h/3, और बेस से अगर हम मेजर करें तो ये डिस्टेंस h/3 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें सेंट्रॉइड मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पैराबोला कर्व है, इस तरीके से ऊपर की तरफ बेस है, नीचे अपेक्स पॉइंट है या वर्टेक्स पॉइंट है नीचे की तरफ। हमने ये पैराबोला लिया हुआ है जिसका बेस का चौड़ाई b और ये ऊंचाई h है वर्टेक्स से बेस तक का, ठीक है। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस इस तरीके से कंसीडर किया है। बॉटम वर्टेक्स पॉइंट से x एक्सिस पास हो रहा है और इधर लेफ्ट एज से y एक्सिस, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो x और y सी हमें मिलेगा, और इस केस में हमें एरिया, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है पैराबोला कर्व के अंदर, ये एरिया b इंटू एच अपान 2 होता है। साथ ही साथ एक सी का वैल्यू हमें इस केस में मिलेगा b/2, बेस के लेंथ के हाफ के बराबर ये होगा एक सी, और वाई सी का वैल्यू होगा 3h/5, जबकि हम वर्टेक्स से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं उस केस में। अगर ऊपर से हम मेजर करेंगे तो वाई सी की वैल्यू कुछ और होगा, है ना। वर्टेक्स से ऊपर या एक्स एक्सिस हमने लिया है, वहाँ से अगर मेजर करें जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इस केस में 3h/5 ये मिलेगा। क्लियर है। वैसे ही अगर हम कोई जनरल कर्व ले लें, ठीक है, ओ ए एज है और ए बी एज है, ओ बी एक कर्व है, और ये कर्व का जो फॉर्मूला है हमें पता रहता है y इंटू के एक्स टू द पावर n का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो उसके हिसाब से ये कर्व है। मान लो n का वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 2, ये पैराबोला कर्व हो जाएगा, है ना। और बेस b और हाइट h ये पता है। तो इस तरीके का कर्व हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन सरफेस ओ ए बी है उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने कंसीडर किया है जैसे पहले करते थे, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे तो वाई डैश एक्सिस हमें मिलेगा एक्स सी डिस्टेंस पे वाई के पैरेलल, और वाई सी डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्स डैश एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रॉइड पॉइंट होगा। तो यहाँ से एरिया हमें क्या मिलेगा, ये जो एरिया है ये b इंटू h/n+1 हो जाएगा। मान लो ये n का वैल्यू 2 है तो bh/3 ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और एक सी का वैल्यू होगा n+1b/n+2। n का वैल्यू 2 अगर रखें तो ये 3b/4 मिलेगा पैराबोला कर्व के लिए। वैसे ही वाई सी के वैल्यू n+1 इंटू h/2n+1 मिलेगा। क्लियर है। तो ये कर्व पे डिपेंड करता है, कर्व में n की वैल्यू हमें पता रहेगा, साथ ही साथ b और h की वैल्यू पता रहता है। तो ये इस तरीके से अगर कोई प्लेन फिगर है तो एक सी बॉटम और y लेफ्ट एज पे मान के हम एक सी और वाई सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइनली हम सेंट्रॉइड सी की पोजीशन बता सकते हैं कि इस प्लेन के लिए सी कहाँ पे होगा। तो इस तरीके से किसी भी स्टैंडर्ड शेप वाले प्लेन सरफेस है तो उसका सेंट्रॉइड पॉइंट हमें पता रहता है, इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी प्लेन सरफेस मैंने अभी बताया उसको आप इस तरीके से एक चार्ट के फॉर्म में बना लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। जैसे कि आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, एक शेप का नाम, उसका फिगर, फिर एक्स बार, वाई बार, फिर एरिया, ये सभी वैल्यू आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक्स बार और वाई बार यहाँ पे सेंट्रॉइड है, या एक्स सी वाई सी आप लिख सकते हैं जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है।
तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब चार्ट में जितने भी फिगर मैंने बनाया उसका एक फार्मूला इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका आगे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया कुछ स्टैंडर्ड प्लेन सरफेस या एरिया जो एक ही तरीके का शेप था, रेक्टेंगल था, सर्कल था, ट्रायंगल था। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट प्लेन फिगर या कंपोजिट एरिया के बारे में। कंपोजिट एरिया क्या होता है, ठीक है। कुछ एरिया ऐसे होता है जो दो या दो से अधिक तरीके के प्लेन सरफेस से मिल के बना होता है, या कंपोनेंट एरिया से मिल के बना होता है, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, इस तरीके के बहुत सारे प्लेन सरफेस है। उससे मिल के अगर कोई एरिया बना हुआ है तो उस टाइप के एरिया को हम कहते हैं कंपोजिट एरिया। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेन सरफेस है, यहाँ पे राइट ट्रायंगल है और बीच में एक सर्कुलर प्लेन सरफेस कटा हुआ है इस स्क्वायर प्लेन सरफेस के अंदर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तीन तरीके के प्लेन सरफेस से मिलकर ये एरिया बना हुआ है या प्लेन सरफेस बना हुआ है। तो इसको हम कहेंगे कंपोजिट प्लेन सरफेस या कंपोजिट प्लेन फिगर या कंपोजिट एरिया। क्लियर है। जैसे कि एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उससे हमने हाफ सर्कल कट करके बाहर निकाला हुआ है। तो यहाँ पे दो प्लेन सरफेस है, एक हाफ सर्कल या सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल है। तो दो प्लेन सरफेस से मिलकर एक पूरा एरिया बना हुआ है, तो ये कंपोजिट एरिया है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लें, इस तरीके से एक रेक्टेंगल था, यहाँ से हमने क्वार्टर सर्कल कट करके निकाला, यहाँ पे राइट ट्रायंगल हमने कट करके निकाल दिया है। तो तीन तरीके से एरिया से मिलके बना हुआ है, एक क्वार्टर सर्कल, एक राइट ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो तीन तरीके के प्लेन सरफेस से मिलके ये एरिया बना है, इसलिए इसको हम कंपोजिट एरिया कहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई प्लेन सरफेस है, कंपोजिट एरिया वाला प्लेन सरफेस है, तो उसका सेंट्रॉइड हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो इस तरीके के कंपोजिट एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जो भी कंपोजिट एरिया है उसको अलग अलग कंपोनेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे या अलग अलग एरिया में डिवाइड करेंगे। जैसे पहला वाला एग्जांपल ले तो एक स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है। तो तीन कंपोनेंट पार्ट है, यहाँ तीन कंपोनेंट एरिया है, प्लेन सरफेस है, इस तरीके से इसको तोड़ना है। उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट का एरिया हमें पता रहेगा, रेक्टेंगल का एरिया पता है, सर्कल का एरिया पता है और ट्रायंगल का एरिया पता है। तो सभी एलिमेंट का या प्लेन सरफेस का हमें एरिया पता रहेगा जो कि DAI है। साथ ही साथ जो भी एलिमेंट है या रेक्टेंगल है या प्लेन सरफेस है उसका सेंट्रॉइड का पोजीशन भी पता रहता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया सभी तरीके के प्लेन सरफेस का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है। तो इंडिविजुअल सभी एलिमेंट प्लेन सरफेस का हमें सेंट्रॉइड पता रहता है जो कि XI YI है ना, अलग अलग। मान लो ये प्लेन एरिया 1 है तो X1 Y1, प्लेन एरिया 2 है तो X2 Y2, ये हमें पता रहेगा। तो एलिमेंटल पार्ट का एरिया और उसके सेंट्रॉइड का पोजीशन को लेके ही हम कंपोजिट एरिया का क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं। और कंपोजिट प्लेन सरफेस या फिगर का हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। और मोमेंट मेथड के अकॉर्डिंग एक सी का वैल्यू क्या होगा, समेशन ऑफ DAI XI अपॉन समेशन ऑफ DAI, है ना। एक सी का वैल्यू इस फॉर्मूला से मिलेगा। DAI XI क्या है, एरिया इनटू उस पर्टिकुलर एरिया के सेंट्रॉइड का पोजीशन, ये दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरीके से जितने आपके पास एलिमेंट होंगे उन सभी का DA इंटू X इसका प्रोडक्ट समेशन हम करेंगे तो ये सम ऑफ DAI XI हमें मिलेगा अपान सभी प्लेन सरफेस का एरिया का सम। क्लियर है। एक सी के लिए फॉर्मूला वैसे ही YC का वैल्यू हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ DAI YI अपान समेशन ऑफ DAI है। तो किसी भी प्लेन फिगर जो कि कंपोजिट प्लेन फिगर है उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट मेथड यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर है। आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे और उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंपोजिट प्लेन सरफेस का हम किस तरीके से
सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कंपोजिट प्लेन सरफेस है हमारे पास, उसका हम सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि आपको कोई प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है एल शेप में एरिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एल शेप में है तो ये एल जो प्लेन एरिया है वो कितने रेक्टेंगल से मिला है, तो हम इसको 2 रेक्टेंगल में ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम यही रहेगा कि जो भी कंपोजिट प्लेन्स फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एल शेप एक कंपोजिट फिगर है, 2 रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है, तो कंपोजिट फिगर को अलग अलग सिंपल प्लेन एरिया या स्टैंडर्ड प्लेन एरिया में आपको डिवाइड करना। पहला स्टेप ये है। तो हमने इसको 2 रेक्टेंगल में हमने ब्रेक कर दिया इस तरीके से। बेस में एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ विड्थ हमें पता रहेगा, और ऊपर वाले रेक्टेंगल का भी लेंथ विड्थ हमें पता रहेगा, ये क्वेश्चन में हमें पता रहता है। अब ये पूरे एल शेप का सेंट्रॉइड हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस पे एक एक्स एक्सिस मानेंगे और लेफ्ट एज पे भी वाई एक्सिस, जैसा कि पहले हम कंसीडर करते आए हैं, और इसी एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस में इस एल शेप का सेंट्रॉइड का लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पूरे एल शेप का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम इंडिविजुअल एरिया को लेके फाइंड आउट करेंगे। देखिए नीचे वाले एरिया को हम एरिया 1 लेते हैं और इसका खुद का सेंट्रॉइड हमें पता है, x1 एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और y1 वर्टिकल एक्सिस, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसका सेंट्रॉइड। तो इसका सेंट्रॉइड हमें पता रहता है h/2 b/2 ये होता है सेंटर पे। ठीक है, तो ये खुद का सेंट्रॉइड है। मान लो ये C1 है, तो इसका C1 y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे है, वैसे ही x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, y1 डिस्टेंस पे। तो ये 2 डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। जितने भी प्लेन सरफेस है, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, तो दोनों रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड का पोजीशन x और y एक्सिस से फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने नीचे वाले अभी रेक्टेंगल 1 का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस x और y एक्सिस से फाइंड आउट किया है ना। ये y एक्सिस से रेक्टेंगल 1 का सेंट्रॉइड x1 डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से y1 डिस्टेंस। वैसे ही ऊपर एक और रेक्टेंगल है जिसका सेंट्रॉइड हमें पता रहेगा h/2 और b/2 पे ये होगा सेंटर पे। तो वहाँ से हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया x2 y2 y2, ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है उस रेक्टेंगल के लिए, और उसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट मिलेगा हम उसको C2 मान लेते हैं। तो C2 का डिस्टेंस y एक्सिस से x2 होगा और x एक्सिस से उसका डिस्टेंस y2 होगा। तो ये 2 डिस्टेंस हमें फाइंड आउट कैलकुलेट करना है। अगर ये 2 डिस्टेंस हमें पता है x2 और y2 रेक्टेंगल 2 के लिए, वैसे ही रेक्टेंगल 1 के लिए x1 और y1 ये हमें पता है, तो इजीली हम एल शेप जो कंपोजिट प्लेन फिगर है उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम मोमेंट मेथड यूज़ करेंगे। एक सी का लिए फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ DAI xi अपॉन समेशन ऑफ DAI। आई का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट में हमने ब्रेक किया है, तो 2 एलिमेंट में है तो 2 एरिया और 2 डिस्टेंस आएगा। एक सी है तो एक सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 x1 प्लस A2 x2। क्लियर है, यहाँ पे A1 एरिया रेक्टेंगल 1 जो नीचे रेक्टेंगल है पिंक कलर में उसका एरिया, और ऊपर जो ब्लू कलर में रेक्टेंगल है उसका एरिया A2 है ना। तो x1 और x2 क्या है, x1 सेंट्रॉइडल एक्सिस रेक्टेंगल 1 का डिस्टेंस है y एक्सिस से, और x2 क्या है, एरिया 2 का सेंट्रॉइडल एक्सिस से y का डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस x2। तो ये x1 x2 पता रहेगा, एरिया भी पता है, तो इजीली हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही y से हमें फाइंड आउट करना है, तो समेशन ऑफ DAI yi अपॉन समेशन ऑफ DAI इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इस फॉर्मूले को एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट के लिए A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 A2 क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट रेक्टेंगल एलिमेंट का एरिया है, A1 नीचे वाले रेक्टेंगल, A2 ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया है। 1 और 2 हम किसी भी प्लेन सरफेस को मान सकते हैं, उसके हिसाब से ये वैल्यू पुटअप करना है। और y1 क्या है, देखिए नीचे वाला जो रेक्टेंगल है नंबर 1 रेक्टेंगल हमने माना है, उसका सेंट्रॉइडल का डिस्टेंस है x एक्सिस से,
और y2 क्या है, ऊपर वाले रेक्टेंगल ब्लू रेक्टेंगल के सेंट्रोइडल का डिस्टेंस है x एक्सिस से y2। तो ये दोनों हमें पता रहेगा। तो यहाँ पे हम xc और yc का फॉर्मूला हमें मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके हिसाब से ये फॉर्मूला एक्सपांड होगा। यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है इसलिए a1 a2 x1 x2 ये 2 टर्म आए, y1 y2 ये 2 टर्म आए। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम xc और yc जो कि इस एल शेप के लिए सेंट्रोइडल एक्सिस का पोजीशन शो कर रहा है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिगर पे आप देखेंगे एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे, वाई से डिस्टेंस पे एक एक्सिस हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स डेस, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। और वैसे ही वाई एक्सिस से एक्स से डिस्टेंस पे एक वर्टिकल एक्सिस वाई डेस ड्रॉ करेंगे। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जो कि सी है, और यही सी क्या है, इस एल कंपोजिट प्लेन फिगर का सेंट्रोइडल पॉइंट है। क्लियर है। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम कंपोजिट प्लेन फिगर का सेंट्रोइडल पॉइंट या सेंट्रोइड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स सी और वाई सी हम मोमेंट मेथड से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पे सेंट्रोइडल पॉइंट हमें मिल जाएगा, जहाँ से एक एक्सिस हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स डेस सेंट्रोइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई डेस सेंट्रोइडल वर्टिकल एक्सिस है। क्लियर है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो भी सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो जरूरी है कि प्लेन फिगर या एरिया के अंदर हो, ये एरिया के बाहर भी हो सकता है, जैसे कि इस एल शेप के लिए बाहर आ रहा है। क्लियर है। आई होप कि एल शेप के लिए हम किस तरीके से सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी भी कंपोजिट एरिया का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एक कंपोजिट एरिया हम ले लेते हैं इस तरीके से, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, स्क्वायर प्लेन एरिया है जिससे हमने सर्कल काट के बाहर निकाल दिया है, और इधर लगा हुआ एक राइट ट्रायंगल है, राइट साइड में एक राइट ट्रायंगल हमने लिया हुआ है। तो पूरा एक प्लेन फिगर है, कंपोजिट एरिया है। यहाँ पे 3 एरिया है, सर्कल है, स्क्वायर है और एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है। तो ये पूरा तीनों मिलके कंपोजिट एरिया फॉर्म कर रहा है। तो इस कंपोजिट एरिया का हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लेंगे। जैसे इस प्लेन फिगर को 3 एरिया में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है ये बड़ा वाला एरिया, उसके बाद ये सर्कुलर प्लेन सरफेस है और ये राइट ट्रायंगल। तो 3 प्लेन सरफेस से मिलकर ये कंपोजिट है। तो 3 अलग अलग एलिमेंट में हमने ब्रेक कर दिया। अब इस पूरे कंपोजिट एरिया का हमें सेंट्रोइड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बेस को एक्स एक्सिस और लेफ्ट एज को वर्टिकली वाई एक्सिस हमें कंसिडर करना है, और यहीं से हमें सेंट्रोइड का लोकेशन बताना है। तो ओवरऑल कंपोजिट एरिया का सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग एलिमेंट का हम सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने एरिया 1 किसको लिया, स्क्वायर प्लेन सरफेस को, स्क्वायर प्लेन सरफेस को एरिया 1 ले लिया, और उसका सेंट्रोइड हमें पता रहता है h/2 और b/2 पे उसका सेंट्रोइड होता है, जहाँ से हमने x1 y1 ये एक्सिस ड्रॉ किया है। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट स्क्वायर या इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल पॉइंट को शो कर रहा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने कंसिडर किया है, वहाँ से उसका सेंट्रोइडल का डिस्टेंस क्या होगा, x1 y1 होगा। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस दिया रहेगा तो हम इसलिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है वो एरिया 2 है। तो एरिया 2 का भी सेंट्रोइडल हमें पता रहता है, d/2 पे होता है उसका सेंट्रोइडल। ये सर्कल है तो d/2 पे ही या सेंटर पे ही उसका सेंट्रोइडल पॉइंट होता है। तो वहाँ से हमने x2 y2 ये एक्सिस ड्रॉ किया है। अब हमने जहाँ एक्सिस कंसिडर किया है x और y, वहाँ से डिस्टेंस क्या होगा उसके सेंट्रोइडल का, तो ये डिस्टेंस भी इस केस में उतना ही होगा, जितना y1 उतना y2 होगा, और x1 x2 के बराबर होगा। तो ये इस कंपोजिट प्लेन के लिए दोनों एरिया स्क्वायर एरिया 1 और सर्कुलर एरिया 2 ये दोनों का सेंट्रोइडल का पोजीशन पता चल गया। अब तीसरा प्लेन सरफेस है हमारे पास राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के लिए हमने डिस्कस किया था कि उसका सेंट्रोइडल कहाँ पे होता है। इसका सेंट्रोइडल h/2 और b/2 पे होता है। h इस ट्रायंगल का हाइट और b इसका बेस है। तो h/3 और b/3 पे ये सेंट्रोइडल होता है ना, तो ये पता है। अब इसका सेंट्रोइडल से हमने ये सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर लिया x3 y3। तो ओवरऑल y और x एक्सिस से उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए
वाई एक्सिस से x3 डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से y3 डिस्टेंस पे। तो ये तीनों प्लेन सरफेस के खुद के सेंट्रॉइडल पॉइंट का पोजीशन हमें x और y एक्सिस से फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगर हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो इजीली पूरे कंपोजिट प्लेन का हम सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पूरे प्लेन सरफेस का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम इस मोमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। एक्स ही फाइंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ डी ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ डी ए आई इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो एक्स ही के लिए क्या हो जाएगा a1 x1 माइनस a2 x2 प्लस a3 x3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि एरिया a2 x2 इसको हमने माइनस किया हुआ है क्योंकि एरिया सर्कल को हमने एरिया 2 माना था, तो ये एरिया क्या है कटा हुआ है इस कंपोजिट टाइप में। तो इस टाइप के एरिया को हम कहते हैं निगेटिव एरिया। जो एरिया कटा होता है किसी कंपोजिट प्लेन में तो उसको हम निगेटिव एरिया कहते हैं और उसको हम माइनस लेंगे हमेशा इस फॉर्मूले में, है ना। मतलब ये पार्ट कट के निकला हुआ है एक्चुअल में इस कंपोजिट एरिया में। तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स के लिए a1 x1 माइनस a2 x2 प्लस a3 x3 अपान a1 माइनस a2 प्लस a3। नीचे भी आपको माइनस लेना है जब एरिया को आप अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक्स ही फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही वाई सी फाइंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ डी ए आई वाई आई अपान समेशन ऑफ डी ए आई इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सिंपल है। वाई सी कैलकुलेट करने के लिए सभी y1 y2 y3 डिस्टेंस का यूज़ करेंगे और एरिया a1 a2 a3। a1 स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया है, a2 सर्कल का एरिया और a3 राइट ट्रायंगल का एरिया है। तो यहाँ पे वाई सी क्या हो जाएगा a1 y1 माइनस a2 y2 प्लस a3 y3 अपान a1 माइनस a2 प्लस a3। इस तरीके से इस एक्स सी और वाई सी से इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एक्स सी वाई सी की क्वांटिटेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखेंगे जहाँ पे भी निगेटिव एरिया आ रहा है उसको माइनस लेना है। फाइनली हमें एक्स सी और वाई सी मिल जाएगा। तो वाई सी क्या है एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड या इस कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है वाई सी। तो वाई सी डिस्टेंस पर हमने एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर लिया एक्स के पैरेलल एक्स डैश। वैसे ही एक्स सी डिस्टेंस वाई से एक्स सी डिस्टेंस पे हमने वाई डैश ये सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ किया। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिलेगा वो क्या में होगा सेंट्रॉइडल पॉइंट होगा। और ये एक्स डैश वाई डैश जो एक्सिस है वो सेंट्रॉइडल एक्सिस है इस पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर का। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने पूरे कंपोजिट प्लेन फिगर का सेंट्रॉइडल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आज के लेक्चर में जो डिस्कशन हमने किया है ना कंपोजिट एरिया या कंपोजिट प्लेन फिगर का कैसे हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड प्लेन सरफेस के सेंट्रॉइड के लिए फार्मूला भी डिस्कशन किया हुआ है। उस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखिए, तभी आप किसी भी कंपोजिट प्लेन फिगर के लिए सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर पाएंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।